खालिद चिश्ती साहब, हमने 2019 में देखा पाकिस्तान एयरफोर्स ने बड़ा ही पॉजिटिव किरदार अदा किया और हमें फतह दिलाई। वो जो उस वक्त एस्केलेशन चल रही थी, 2 दिन पहले यानी परसों रात की अगर हम बात करें तो 4 राफेल तैयारे आते हैं और पाक फजाइया एक बार फिर से सीसा पिलाई दीवार की तरह मौजूद होती है और उनको वापस जाना पड़ता है और फिर एक इस्तीफा भी लेना पड़ता है इंडिया को। तो आप कैसे देखते हैं इन टेंशंस के अंदर जो किरदार पाक फजाइया का भी है या पाकिस्तान की तमाम फोर्सेस का है, वो कितनी बड़ी सबकत है इंडिया पर? बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात इस पूरे सिनेरियो में जो आप बात कर रहे हैं वो यही है कि एयर पावर का रोल इतना सिग्निफिकेंट हो गया हुआ है कि ये सारा जो माहौल शेप हो रहा है, आप नोट करें, एयर पावर की वजह से हो रहा है। क्योंकि एयर पावर की कैपेसिटी है कि इट हैज रीच, इट हैज सरप्राइज, इट हैज शॉक इफेक्ट और ऑब्वियसली लिथैलिटी तो अपनी जगह है ही है। क्योंकि किसी भी एयर पावर के पास और खासतौर पाकिस्तान एयरफोर्स के पास बहुत कैपेबिलिटी है कि वो स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स क्रिएट कर सके और डेटरेंस क्रिएट कर सके। और एयर पावर की वजह से वॉर एस्केलेट भी की जा सकती है और डी एस्केलेट भी की जा सकती है। जहां तक आपने कहा जी, 2019 में हमने बेफ्टिंग जवाब दिया था और 2 जहाज शूट डाउन में, उस वक्त भी पाक फिजाइया फुल अलर्ट थी, लेकिन उस वक्त हिंदुस्तान ने सुबह 3 बजे सरप्राइज अटैक किया था। अभी जो ही ये पुलवामा हुआ उन्होंने ब्लेम गेम किया, तो मैं अपने नाम से खालिद चिश्ती से एक डॉक्यूमेंट्री चैनल चलाता हूँ और 5-6 साल से पाक फिजाइया की डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ अपने शौक में। पाकिस्तान के मौजूदा एयर चीफ को मैं पिछले तकरीबन 40 साल से जानता हूँ और उन्होंने मुझे स्पेशल इजाजत दी कि मुख्तलिफ पायलट से और क्रू और टेक्नीशियन से, इंजीनियर से जाकर उस ऑपरेशनल बेस पर मैं पूरा दिन गुजार सकूँ जहाँ ये मोस्ट मॉडर्न जहाज जो इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं उनका इंटरव्यू किया मैंने अपने चैनल के लिए। तो मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई कि पाक फिजाइया ने टेक्नोलॉजिकल एज का बरकरार रखा है, जो हम हमेशा डिपेंडेंट रहे हैं टेक्नोलॉजी। हमारा 2 एरियाज में एज रहा है पिछले 77-78 सालों में, एक ट्रेनिंग के ऊपर और एक टेक्नोलॉजी के ऊपर। क्योंकि हमें पता है कि हिंदुस्तान की न्यूमेरिकल सुपीरियरिटी का हम कभी भी मुकाबला नहीं कर सकेंगे और करना भी नहीं चाहिए। हम हमेशा रहे हैं क्वालिटी के ऊपर, जिसका मतलब ये है, जैसे मैं मिसाल देता हूं कि अभिनंदन का जब जहाज मार गिराया गया था तो आपको याद होगा हिंदुस्तानी वजीर आजम ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल जहाज होते तो ऐसा ना होता जी। तो अगले ही साल उन्होंने राफेल 36 ऑर्डर कर दिए, $9 बिलियन की अमाउंट, बहुत बड़ी रकम से। लेकिन जो ही एडवांटेज ये लगा, पाक फिजाइया ने ये रियलाइज किया कि ये जहाज बहुत काबिल है, पोर्टेंट है। मेरे अपने 3000 के करीब घंटे हैं, तो मैं कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि बहुत काबिल जहाज है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उसके अंदर जो वेपन लगे हुए थे वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, तकरीबन 150 किलोमीटर की रेंज थी, जो दूसरे जहाज को मार गिरा सकता है 150 किलोमीटर के फासले से, ये नहीं बगैर देखे। तो पाक फिजाइया ने बहुत स्विफ्ट रिट्रैक्ट किया, उस वक्त की क़यादत ने भी, और प्रेजेंट चीफ जो एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू हैं, इन्होंने रिएक्ट किया कमांड संभालने के बाद 2021 में, और 1 साल के अंदर ही तकरीबन मार्च 2022 में J-10C मोस्ट मॉडर्न जो चाइनीज जहाज था, हमने ना सिर्फ इंडक्ट किया बल्कि बहुत हाई स्पीड पर उसको ऑपरेशनलाइज किया डे एंड नाइट। और सिर्फ जहाज नहीं लिए हमने, क्योंकि जहाज इटसेल्फ कुछ नहीं करता, उसके ऊपर वेपन्स एक्चुअली जो मानी रखते हैं। तो हमने PL-15 मिसाइल लिया उन जहाजों के साथ, और PL-15 की मैं आपकी खुशी के लिए बताता चलूं कि जो जहाजों मिसाइल लगे हुए थे राफेल के ऊपर, उनकी तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज थी। और इस जहाज पर जो हमने जहाज लिया है, इस पर जो मिसाइल्स की रेंज है वो 200 किलोमीटर से भी ज्यादा है, जिसका मतलब हमारा बहुत बड़ा एडवांटेज इंडियन जहाजों पर हो गया और जो राफेल फैक्टर था वो न्यूट्रलाइज हो गया। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, बात यहां से शुरू हुई। JF-17 थंडर ब्लॉक 3 जो हम खुद बना रहे हैं, उसको अपग्रेड किया गया तो दिस रेडार जो उस जहाज में लगा हुआ था, आईसा रेडार है, जो इतनी दूर तक 200 किलोमीटर प्लस देख सकता है दुश्मन को, और वही मिसाइल इस जहाज पर भी लगा दिए गए। तो मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूं कि डिटरेंस हमारी जिम्मेदारी है क्रिएट करना। और जाहिर है हम पहले डिटरेंस पे जाएंगे, क्योंकि हम वॉर मॉन्गरिंग, पॉइंट स्कोरिंग, फतह या शिकस्त के चक्कर में नहीं लड़ रहे। हम अपनी सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी और अपने कॉज के लिए लड़ रहे हैं और अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं। क्योंकि हम सरेंडर करते हैं तो हमारा सर्वाइवल नहीं रहता। तो उसी चीज को बुनियाद बनाकर हमारी सर्विसेज, पर्टिकुलरली पाक फिजाइया, जो मैं कर सकता हूँ, इतनी रेडीनेस है। मैं अभी एयरफोर्स चीफ से कुछ दिन पहले मैं इंफॉर्मेशन मुझे मिली थी, स्टेट ऑफ हाईएस्ट रेडीनेस पे है इस वक्त भी। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी डिप्लॉयमेंट, ये जब हमें इल्जाम लगाया गया था कि हम हमला करेंगे और जवाबी, पाकिस्तान की एयरफोर्स 6 से 8 घंटे के दौरान पूरे मुल्क में, गिलगित बल्तिस्तान से लेकर कराची के समंदरों तक, कोयटा बलोचिस्तान तक फर्दर वॉर रोल में डिप्लॉय हो चुकी है फर्स्ट 6 से 8 घंटे के दौरान। और डिप्लॉय करना ये नहीं खालिद चिश्ती साहब, मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, मौजूदा हालात में आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर
इंडिया दरअंदाजी करने की कोशिश कर सकता है? आपकी राय क्या बनती है इस तमाम सूरत हाल को देख के या माजी के वाकयात को देखकर? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है आपका कि इंडिया कहां तक दरअंदाजी कर सकता है या हमें कर सकता है। आजकल के जमाने में स्टैंड ऑफ वेपन्स आ गए हैं जो 100-150 किलोमीटर दूर से अपने बॉर्डर के अंदर रहकर वो भी मार सकते हैं, हम भी मार सकते हैं। तो इस पे तो आप परेशान ना हो कि मारा नहीं जा सकता, दुश्मन के किसी डीप पेनिट्रेशन करके मारा नहीं जा सकता, मारा जा सकता है। सवाल असल पैदा होता है कि वो मारने के बाद जो हम रिटेलिएट करेंगे और काउंटर अटैक करेंगे, उसका हौसला रखता है हिंदुस्तान, जो हमसे 5 गुना बड़ा है और 3 गुना बड़ी उनकी एयरफोर्स है। तो विल दे हैव इट? हमसे 3 गुना उनके ज्यादा फाइटर जहाज हैं। तो अगर वो कैपेसिटी भी होनी चाहिए, बिकॉज उनके लिए ह्यूमिलेशन और एम्बैरेसमेंट 140 करोड़ लोगों के सामने होगी जो पाक फिजाइया ने रिएक्ट करना है। और मेरे नॉलेज के मुताबिक मैं आपको कंफर्म कर सकता हूं कि पाक फिजाइया ने लेडर ऑफ एस्केलेशन के हिसाब से अपनी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी तैयार की हुई है, जिसका मतलब ये होता है कि आपको अगर इस कैटेगरी पे हिंदुस्तान फायर करेगा, हम कैटेगरी में करेंगे, ठीक। और अगर वो प्लस जाएगा तो हम भी प्लस जाएंगे। तो ये रीअश्योर होना चाहिए और मुझे हिंदुस्तानी दोस्तों को ये बताना चाहिए, वार्न करना चाहिए कि वॉर मॉन्गरिंग और पॉइंट स्कोरिंग और डिफीट और विक्ट्री के चक्कर में ना पड़े, बिकॉज ये तकरीबन 2.25 अरब के लोग सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में रहते हैं और इनका फ्यूचर है यहाँ पर। एंड आई एम श्योर, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी इंडियन कॉमन सिटीजन। वो आई एम श्योर कि आम हिंदुस्तानी नहीं चाहता कि हम जंग लड़े। ये चंद जो हिस्टीरिया नजर आ रहा है आपको, वो बहुत ज्यादा लीडरशिप में नजर आ रहा है, खासतौर पर पॉलिटिकल, और उससे भी ज्यादा मीडिया में नजर आ रहा है। जब आप मीडिया ऑन करते हैं तो 900 चैनल हैं, तो अगर उन चैनल्स की जंग होती तो वो शायद हमसे जीत चुके थे अब तक। लेकिन हमारा मीडिया, आप सबको क्रेडिट जाना चाहिए कि बहुत आप मेच्योर पे कर रहे हैं, सेंसिबल हैं, आप रिस्पॉन्सिव हैं, आप ऑफेंस नहीं कर रहे और आप फाउल लैंग्वेज यूज नहीं कर रहे, आप कंटेंट वाइज बात सब लोग कर रहे हैं, और यही हमें करनी चाहिए। और दुनिया को और इसमें खालिद साहब एक खुशी की बात यह है कि हमने वहां पर भी झंडे गाड़ दिए हैं, उन्होंने वहां पर हमारे लोग बैन कर दिए हैं अपने मीडिया पर, जो उनको ऐसा जवाब देते थे जिसका आगे से उनके पास कोई जवाब नहीं होता था।